दोस्तों नमस्कार। जनता की धड़कनों पर अपनी उंगलियों को रख के सत्ता चलाना कोई आसान काम होता नहीं है। यह जरूर होता है कि अपनी ही नब्ज पर अपनी उंगलियों को रख लीजिए और उसी आवाज को जनता की आवाज बता दीजिए। तो ऐसे में चुनाव जब करीब होते हैं तो जनता के भीतर की धड़कनें सत्ता को डराने लगती है और सत्ता विरोधी हवा जब चलने की शुरुआत होती है तो फिर सत्ता के भीतर का डर कैसे सतह पर आ जाता है और एक एक करके वह हर तिकड़मों को यह कहकर चलता है कि यह तिकड़मे नहीं है, यह तो सियासत है। तो सियासत के इस पाठ को आज इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि यह कांग्रेस शासित राज्य का किस्सा नहीं है या किसी गैर बीजेपी शासित राज्य का किस्सा नहीं है। यह तो बीजेपी शासित उस राज्य का किस्सा है जो दिल्ली से सटा हुआ है, जहां की 10 लोकसभा की सीट बीजेपी के पास है और वहां पर पूरी ताकत के साथ बीजेपी लगातार अपनी सत्ता को यह कहकर चला रही है कि दरअसल इससे बेहतर गवर्नेंस कुछ हो नहीं सकती है। और वहां पर जिसे मुख्यमंत्री भी बनाया गया वह भी संघ के दौर से इस देश की नब्ज को समझने वाला शख्स रहा। तो क्या ऐसी परिस्थिति झटके में चुनाव करीब आते आते लगने लग गई कि अगर सत्ता विरोधी हवा को शांत नहीं किया गया या जिन चेहरों के आश्रय जनता को यह लगने लगा है कि दरअसल ये हमारे काम के नहीं, तो उन चेहरों को ही बदल डालिए। और एक के बाद एक सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि इस देश के भीतर के तमाम राजनीतिक प्रयोगों के पन्नों को अगर आज आप खोलिएगा तो हो सकता है मौजूदा मोदी सत्ता को लेकर आपके जहन में कई सवाल एक साथ खड़े हो जाएं। इन सवालों के दायरे में हम चले उससे पहले दो तीन बातें आप अपने जहन में बैठा लीजिए। उत्तर प्रदेश के भीतर में मायावती जानती समझती हैं कि अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को वह खड़ा करेंगी और वह किसी गठबंधन के साथ नहीं होंगी तो वोट किसके कटेंगे। एआईएमआईएम यानी ओवैसी साहब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर उनके उम्मीदवार मैदान में होंगे और वह भी किसी गठबंधन के साथ नहीं होंगे तो वोट किसके कटेंगे। इसी दौर में जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथ लाने की जरूरत क्यों है और किस जाति के प्रभाव को साथ जोड़ने की जरूरत है, यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसी प्रक्रिया के भीतर टीडीपी के साथ समझौता हो या इस देश के अलग अलग हिस्सों में खेली गई उस राजनीति का हिस्सा हो जिस राजनीति के आश्रय बीजेपी अपने बूते नहीं बल्कि गठबंधन, साथी दल या फिर दूसरे राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ मचाकर साथ खड़े लोगों की पूरी कतार अपनी जीत सुनिश्चित करने की दिशा में वह लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हो। इसकी वजह क्या है? क्या वाकई मोदी सत्ता इतनी कमजोर है कि वह अपने बूते चल नहीं सकती है? मोदी गारंटी सिर्फ एक शब्द है और 400 पार सिर्फ एक नारा है, जबकि हकीकत में कुछ और है। तो आइए हकीकत में कुछ और है, आज इसको परखा जाए। और यह परखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हरियाणा के भीतर जिस मुख्यमंत्री के साथ संघर्ष के दिनों में दरी पर बैठकर दरी पर सोकर संगठन को खड़ा किया हो देश के प्रधानमंत्री ने और उस मुख्यमंत्री की पीठ कल ही थपथपाई हो यह कहकर कि बड़ा शानदार काम करते हैं और उसी मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत 24 घंटे भी नहीं बीते कि आज सुबह से सुगबुगाहट शुरू हुई और पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेकर शाम 5 बजे शपथ दिला दी गई एक दूसरे व्यक्ति को। जो दूसरा शख्स है वह ओबीसी से आता है। पहला पाठ जहन में रखिएगा, जाति बहुत मायने रखेगी इस चुनाव में और वह भी हर वो ओबीसी को लेकर सवाल जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष अपने तौर पर जिस लिहाज से जाति जनगणना का सवाल खड़ा कर रहा है उसमें ओबीसी को बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है। तो फिर ओबीसी के जुड़े हुए नेता जो सांसद हैं उनको साथ लाकर और उनको साथ लाकर ही नहीं बल्कि उनको मुख्यमंत्री बनाकर राजनीतिक तौर पर जो संदेश हरियाणा की जनता के भीतर बहुत साफ तौर पर दिया गया उसका पहला मैसेज यह भी है कि अब हमें अपने वोट ना सिर्फ संभालने हैं बल्कि विपक्ष के वोट को बिगाड़ना भी है। इसीलिए जो जेजेपी है यानी जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला जिसके नेता, उनको एक झटके में अलग कर दिया गया यह सोचते और जानते समझते हुए कि दरअसल इनका वोट बैंक जाट वोट बैंक है। फिर से जाति का सवाल आ गया।
जाट वोट बैंक इस दौर में कांग्रेस के साथ खड़ा है और इस देश की सियासत ने कई मुद्दों के आश्रय यह सवाल तो बना ही दिया है कि जाट अब बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, खासतौर से हरियाणा में तो तय है। तो जाट वोट बैंक को संभाले हुए जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी या दुष्यंत चौटाला को अलग किया जाए और वो कांग्रेस से टकराते हुए नजर आए। यानी कांग्रेस के जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए 4.5 बरस तक जो शख्स साथ में गवर्नेंस चला रहा था, सरकार चला रहा था, अब वो वहां चला जाए और स्थिति को संभाले। जो स्क्रिप्ट लिखनी है लिख दी जाएगी कि उन्होंने 2 सीट मांगी, उस सीट को मांगने का कोई सवाल नहीं था, ऐसे में अलग करने की जरूरत थी। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 2024 का चुनाव 272 की लड़ाई है, यह जहन में रखिएगा। 272 मतलब बहुमत जो 272 सीटों का होता है, लड़ाई उसकी है। यह 400 पार या 370 की लड़ाई कतई नहीं है। तो एक एक सीट मायने रखेगा। तो विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जेजेपी को अलग किया जाए, जिससे जाट वोट बैंक बट जाए और उससे सटा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर जयंत चौधरी को पहले साथ लाकर जाट वोट बैंक को अपने अनुकूल करने की परिस्थितियों को पैदा किया जाए। राजनीतिक तौर पर यह सबसे बड़ी गुगली होती है जिसमें किसी एक जाति को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता के आश्रय आप अलग अलग तरीके से सियासत की गेंद को फेंकते हैं और यह गेंद फेंक दी गई। नायाब सिंह सैनी 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, ओबीसी से आते हैं। 96 में हरियाणा बीजेपी संगठन संभाला था। 2002 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने। 2005 में उसी अंबाला जिले में अध्यक्ष बन गए। 2012 में उसी अंबाला में जिलाध्यक्ष बन गए, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। उसके बाद जिलाध्यक्ष बने। 2014 में एमएलए बने नारायणगढ़ से। 2016 में राज्य मंत्री बन गए खट्टर की सरकार में। 2019 में सांसद का चुनाव लड़ने गए कुरुक्षेत्र। अभी वह सांसद थे लेकिन आज सुबह उन्हें पता चला अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो शाम में उन्होंने शपथ भी ले ली। तस्वीर देख लीजिए। जेजेपी को अलग किया गया लेकिन सरकार नहीं गिरी। उनके 10 विधायक थे लेकिन आंकड़ों के लिहाज से 46 विधायक होने चाहिए और 41 विधायक बीजेपी के पास हैं और उसके बाहर 6 विधायक निर्दलीय हैं। इस दौर में कौन हिम्मत करेगा अगर बीजेपी कहेगी आपको हमें समर्थन करना और वो कहे हम समर्थन नहीं करेंगे। दरअसल इस दौर का खेल यह भी है कि हिसार से जो विधायक आते हैं वह कांग्रेस में चले गए और मान लिया बीजेपी ने अब जाट वोट हमको नहीं मिलेगा, तो विजेंद्र सिंह जैसे ही उधर गए वैसे ही यह खेल शुरू हो गया और यह खेल पर्दे के पीछे बड़े तेजी से चला कि आपको अपना वोट बैंक संभालना भी है और विपक्ष में सेंध लगानी भी है। तो उत्तर प्रदेश उसके सटा हुआ है, राजनीतिक तौर पर वह थोड़ी अलग राजनीति को जीता है। तो वहां पर 2 नए किरदारों को इस दौर में लेकर आया गया, एक तरफ मायावती और दूसरी तरफ एआईएमआईएम। एआईएमआईएम उस जगह पर उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है जो एसपी जहां पर यानी समाजवादी पार्टी ताकतवर है। दूसरी तरफ मायावती अपने उम्मीदवारों को वहां वहां खड़ा करेगी जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर भी दिया गया। लेकिन सवाल यह नहीं कि मायावती लड़ रही है, सवाल यह है इस बार वह किसी दलित को टिकट नहीं दे रही है। अभी तक 4 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, चारों मुस्लिम हैं। पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद, अमरोहा से डॉक्टर मुशाहिद हुसैन और माना जा रहा है तकरीबन 20 से 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को वो उतारेगी। बड़ा संकट तो यही है कि उत्तर प्रदेश के भीतर अगर मुस्लिम एकजुट हो गया, यादव एकजुट हो गया, ओबीसी के वोट बैंक अगर एकजुट हो गए तो उसके बाद कौन सा खेल बचा। इस खेल को बिगाड़ना भी है और अपने अनुकूल बनाना भी है। राजनीति के इस मिजाज के भीतर में हरियाणा के अंदर अगर टटोलिएगा तो ओबीसी का वोट बैंक बड़ा मायने रखता है। हालांकि जाट वोट बैंक वहां सबसे बड़ा है लेकिन वो साथ नहीं है, तो वहां तो सेंध लग गई। लेकिन सवाल कोई भी पूछेगा ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता चल रही है। क्या वाकई जमीन से पैर उखड़ तो नहीं रहे हैं बीजेपी के, या उसे ये डर समा तो नहीं रहा है। हमें लगता है इसके लिए थोड़ा सा पटरी आपको बदल लेना होगा। इससे पहले हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहां की सियासत पर लेटे, उससे पहले एक चीज जरा समझ लीजिए कि इस दौर के भीतर में
जो अलग अलग मुद्दे इस दौर में कांग्रेस उठा रही है और जहां जहां कांग्रेस को सीधे सामना बीजेपी से करना है और कांग्रेस के अपने नायक के तौर पर राहुल गांधी जो 5 गारंटियों के साथ चल रहे हैं, जिसका जिक्र आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे को करना पड़ा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर कि कोई दुविधा ना रहे, उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर एक लकीर यह कहकर भी खींची कि जो 5 गारंटी है कांग्रेस की, दरअसल उसके भीतर का सच यह है कि इस देश के भीतर के 5 समुदाय यानी जातिगत जनगणना के साथ न्याय की गारंटी जुड़ी हुई है, जो जातियों को न्याय नहीं मिल पाता है। जो एमएसपी है वो किसानों की गारंटी देता है, जो युवा न्याय गारंटी है वो नौकरी की गारंटी देती है। और इन सब प्रक्रिया के भीतर पहली बार आदिवासी को भी लाया गया। आदिवासी को इसलिए लाया गया क्योंकि आदिवासी सीटों पर 2019 में सबसे ज्यादा नहीं बल्कि 2/3 से ज्यादा तो बीजेपी जीत गई थी। अब यह परिस्थिति है कि क्या वाकई बीजेपी को यह लगने लगा है कि अभी तक वह जिस चेहरे के आश्रय, जिस गारंटी के आश्रय और जिस गवर्नेंस और डबल इंजन के आश्रय का जिक्र था, वह जमीनी तौर पर फेल तो नहीं हो चला है? क्योंकि अलग अलग तरीके से कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दे और जिन 195 सीटों पर सीधी टक्कर होनी है, 195 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल आमने सामने टकराना और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर कोई मायने नहीं रखती है। उन जगहों पर अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो मुद्दे अगर राजनीतिक तौर पर पनपने लगेंगे तो फिर राजनीति धरी की धरी रह जाएगी, जो जातियों के आश्रय भी चलती है। और शायद इसीलिए हरियाणा की 10 सीटें भी मायने रखती है, क्योंकि वहां आमने सामने इस बार, पिछली बार भी ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने थी। हालांकि बीजेपी को 58% वोट मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 28-29% वोट मिले थे। जेजेपी के पास 6-7% रहे थे, चौटाला बाकी जो है उनके पास 3% वोट रहे होंगे, 3% मायावती के पास रहे होंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में यह चुनाव इसलिए नायाब है क्योंकि एक तरफ जातीय समीकरणों की तिकड़में है और दूसरी तरफ जमीन के वह मुद्दे हैं जो पहली बार जातियों से हटकर सोचने को मजबूर हो रहे हैं। और यह मजबूरी कैसी, किस रूप में हो सकती है? हमें लगता है कि आज जब नंदुरबार में आदिवासी बहुल इलाके के भीतर राहुल गांधी की मौजूदगी थी, तो एक क्षण के लिए जरा सुनिए। आदिवासी और वनवासी, वनवासी का जिक्र बीजेपी करती है, आदिवासी कांग्रेस करती है। जंगल का जिक्र अपने तौर पर बीजेपी करती है, लेकिन अडानी का जिक्र कांग्रेस करती है। और राहुल गांधी बता रहे हैं कि जंगल कटेंगे, अडानी के पास चले जाएंगे और आदिवासी वनवासी हो जाएंगे। सुनिए जरा। ये सवाल कर सकता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के वक्त की जो भीड़ है वह वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी, और सामान्य तौर पर होती ही नहीं है तो फिर बीजेपी को चिंता करने की क्या बात है? असल सवाल यही है कि हरियाणा में सत्ता बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। असल सवाल यही है कि यह प्रयोग गुजरात में रूपाणी को हटाकर क्यों करना पड़ा। असल सवाल यही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 3 बीजेपी के कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर बिल्कुल नए विधायकों को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में दिल्ली क्यों आ गई। सवाल यही है कि फडणवीस तक को साइडलाइन करके महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। सवाल यही है कि उत्तराखंड में भी कैसे धामी मुख्यमंत्री एक झटके में बना दिए गए और कैसे अब मनोहर लाल खट्टर एक झटके में, जब 10 वर्ष पूरे होने को उनके मुख्यमंत्री पद के होने वाले हैं, उस दौर में उनको एक झटके में दरकिनार किया गया और सिर्फ वह कुर्सी पर बैठकर देखते रहे क्या हो रहा है। इस नजारे का मतलब क्या है? तो क्या यह एक राजनीति है, यह एक रणनीति है, यह सियासत के पन्ने हैं, या फिर यह एक ब्लाइंड खेल है? राजनीति के इस ब्लाइंड खेल को बहुत ही ताकत और शिद्दत के साथ बीजेपी लगातार खेल रही है। किसी भी राज्य के भीतर जब जनता सत्ता विरोधी रुख को अपना ले तो वहां की पूरी सियासत को दिल्ली पलट देती है। यह किसी को भी समझ में आ सकता है, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता देती है वह कहीं से भी ताकतवर होना नहीं चाहिए। मसलन आज ही जब हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो जरा कल्पना कीजिए कि कुछ दिनों पहले ही जब हरियाणा में पार्षद का चुनाव हो रहा था तो अंबाला के पार्षद पद का चुनाव लड़ते हुए सांसद की बेटी, सांसद की पत्नी यानी सैनी साहब की पत्नी जो थी वह सुमन सैनी चुनाव लड़ती हैं और वो हार जाती हैं। हारती ही नहीं है बल्कि अंबाला के वार्ड नंबर 4 जिला पार्षद के चुनाव में
सांसद की पत्नी चौथे नंबर पर आती और सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या यह सैनी के आश्रय चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली को अपने कमांड में हर वो चीज चाहिए जो नए सिरे से वो बच सकती हो, और राजनीतिक तौर पर यह राजनीतिक प्रयोग दिल्ली को वो ताकत देता है कि अब वो कोई भी फेरबदल इस देश के किसी भी राज्य में कर सकती है, और वहां के किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी ताकत नहीं कि वह कुछ सवालों को भी खड़ा कर सके। लेकिन कोई भी कहेगा अगर जीत पक्की है एक चेहरे के आसरे, तो फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि इस दौर में खट्टर गवर्नेंस की पहचान प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी। मुश्किल यह है कि चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे इस देश के तमाम नेताओं की फहरिस्त जो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में रही, उनकी परिस्थितियों को अगर परखिएगा तो झटके में आप देखिएगा एक सेंट्रलाइज फॉर्म खड़ा हो गया है, जिसमें ग्राउंड जीरो पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और बीजेपी को उन्हीं की ताकत के इर्द गिर्द पूरा चुनाव को लड़ना है। यानी कोई भी शख्स इस रूप में उभर नहीं सकता है राजनीतिक तौर पर जहां वो सोचे कि उसके बूते जीत मिल रही है। आप कहेंगे इसमें भी क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जीत मिल रही है तो क्या दिक्कत है? अब सवाल जो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल है कि अगर 272 के आंकड़े को छूने भर के लिए इतनी मशक्कत राज्य दर राज्य करने की जरूरत पड़ चुकी है, एक तरफ 400 पार का नारा है और दूसरी तरफ यह मानकर चला जा रहा है कि मंत्रिमंडल भी ऐसा बनाइए जिससे कि हर जाति विशेष को लगे कि उसकी भागीदारी उसमें हो गई। क्योंकि आज भी जब शपथ दिलाई गई तो हालांकि उसमें पुराने मंत्री थे, लेकिन उसमें दो जाट थे, रणजीत सिंह चौटाला जो देवीलाल के बेटे हैं, दूसरे थे जेपी दलाल, यह भी जाट है, फिर मूलचंद शर्मा ये ब्राह्मण है, कंवर सिंह गुज्जर ये गुज्जर समाज से आते। इस तरीके से बांटा गया कि जातीय समीकरण अधूरा ना पड़े। असल सवाल जिसकी नब्ज को आप पकड़ना चाह रहे हैं वो ये है कि 272 का आंकड़ा अगर बीजेपी ना छू पाए तो इस देश के भीतर के किसी भी प्रांत विशेष से या दिल्ली में बैठे कोई भी कद्दावर नेता यह कहने की स्थिति में ना आ पाए कि दरअसल हम ये सोचते थे और अब हम सामने आ सकते हैं, और समर्थन की जरूरत पड़े तो बाहर से कोई समर्थन आए, उसमें अगर कोई अल्टरनेटिव नाम ना उभर कर आए, अगर नाम भी उभरे, चाहे वो बीजेपी और संघ की बैठक 272 के नीचे आने के बाद ही क्यों ना हो रही हो, उसमें भी निर्णय एक ही शख्स ले। यानी सत्ता को बनाए रखने की जद्दोजहद और सत्ता गंवाने के बाद भी ताकत अपने हाथ में रखने की रणनीति, इन दो परिस्थितियों के बीच राज्य दर राज्य की राजनीति और बदलते हुए समीकरणों में अपनी राजनीति साधने के तरीकों की उम्र क्या 10 साल के बाद पुरानी पड़ चुकी है, इसका एहसास दिल्ली की सत्ता को हो गया है। यह सवाल बीजेपी के भीतर का है। इसीलिए हरियाणा में अनिल विज आज रूठ गए। जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था वो अपने पोते को खिला रहे थे अपने घर में सोफे पर बैठकर, जो अंबाला में मौजूद थे। अभी तक कोई रूठता नहीं था, पहली बार कोई रूठा भी है। और जो बैठक हो रही थी जिसमें नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद बड़े गुस्से और तेवर के साथ निकले थे विज और अपनी गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी ना कहें बल्कि सरकारी गाड़ी नहीं थी, वो किसी दूसरे की गाड़ी थी या उनकी गाड़ी थी, उसमें बैठे और निकलकर और फिर उसके बाद खुद चलाते हुए अंबाला पहुंच गए अपने घर। और यहां इंतजार हो रहा था कि वह आएंगे और बाकायदा मंच पर 4 कुर्सियां भी लग गई कि एक पर मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे पर डिप्टी सीएम अनिल विज की मौजूदगी होगी और बाकी एक पे राज्यपाल होंगे और एक पे मुख्यमंत्री होंगे। एक कुर्सी हटानी पड़ी, वो नहीं आए। तो बीजेपी के भीतर का शोर राजनीतिक तौर पर दिल्ली को चुनौती देने की स्थिति में तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बुलबुले के समान है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर यह गारंटी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर समा चुकी है तब तो यह बुलबुला कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर इस तरीके के राजनीतिक प्रयोग बुलबुले की शक्ल में अब अलग अलग जगहों से निकलने लगेंगे तब क्या होगा? क्योंकि बीजेपी को जरूरत बीजेपी से ज्यादा मायावती की है, ओवैसी की है, जयंत चौधरी की है, नीतीश कुमार की है, एकनाथ शिंदे की है, अजीत पवार की है, चंद्रबाबू नायडू की है। एक लंबी फेरिस्त है। इस फेरिस्त के भीतर अगर समाइएगा तो और भी आते चले जाएंगे। वो राजभर भी हो सकते हैं, वो अपना दल भी हो सकता है, वो चिराग पासवान भी हो सकते हैं, वो जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं। एक बड़ी लंबी कतार है ये। यानी बीजेपी जीत जाए
इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता और नेता उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है इस देश के भीतर में, तो उसको बदल डालो और नई सियासत साधने के लिए नई परिस्थिति में नई विचारधारा, नए लोग जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के, उनको साथ ले आकर खड़ा कर दो। जनता हिचकोले खाती रहेगी और हम चुनाव जीत जाएंगे। राजनीति का यह पाठ किसी जुए के समान है जिसमें ब्लाइंड खेला जाता है, लेकिन ब्लाइंड खेलने वाले की आंखों में बड़ी गजब की ताकत होती है और वो कभी भी मिचमिचाती नहीं है वहां, और कहता है कि यही तो गारंटी है। ब्लाइंड इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि पता है हमको पत्तों में क्या है। और ये ब्लाइंड 400 पार का यह देश देख भी रहा है, सुन भी रहा है। आप सिर्फ समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। जनता की धड़कनों पर अपनी उंगलियों को रख के सत्ता चलाना कोई आसान काम होता नहीं है। यह जरूर होता है कि अपनी ही नब्ज पर अपनी उंगलियों को रख लीजिए और उसी आवाज को जनता की आवाज बता दीजिए। तो ऐसे में चुनाव जब करीब होते हैं तो जनता के भीतर की धड़कनें सत्ता को डराने लगती है, और सत्ता विरोधी हवा जब चलने की शुरुआत होती है तो फिर सत्ता के भीतर का डर कैसे सतह पर आ जाता है और एक एक करके वह हर तिकड़मों को यह कहकर चलता है कि यह तिकड़मे नहीं है, यह तो सियासत है। तो सियासत के इस पाठ को आज इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि यह कांग्रेस शासित राज्य का किस्सा नहीं है या किसी गैर बीजेपी शासित राज्य का किस्सा नहीं है। यह तो बीजेपी शासित उस राज्य का किस्सा है जो दिल्ली से सटा हुआ है, जहां की 10 लोकसभा की सीट बीजेपी के पास है और वहां पर पूरी ताकत के साथ बीजेपी लगातार अपनी सत्ता को यह कहकर चला रही है कि दरअसल इससे बेहतर गवर्नेंस कुछ हो नहीं सकती है। और वहां पर जिसे मुख्यमंत्री भी बनाया गया वह भी संघ के दौर से इस देश की नब्ज को समझने वाला शख्स रहा। तो क्या ऐसी परिस्थिति झटके में चुनाव करीब आते आते लगने लग गई कि अगर सत्ता विरोधी हवा को शांत नहीं किया गया या जिन चेहरों के आश्रय जनता को यह लगने लगा है कि दरअसल ये हमारे काम के नहीं, तो उन चेहरों को ही बदल डालिए। और एक के बाद एक, सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि इस देश के भीतर के तमाम राजनीतिक प्रयोगों के पन्नों को अगर आज आप खोलिएगा तो हो सकता है मौजूदा मोदी सत्ता को लेकर आपके जहन में कई सवाल एक साथ खड़े हो जाएं। इन सवालों के दायरे में हम चले उससे पहले 2-3 बातें आप अपने जहन में बैठा लीजिए। उत्तर प्रदेश के भीतर में मायावती जानती समझती हैं कि अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को वह खड़ा करेंगी और वह किसी गठबंधन के साथ नहीं होंगी तो वोट किसके कटेंगे। एआईएमआईएम यानी ओवैसी साहब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर उनके उम्मीदवार मैदान में होंगे और वह भी किसी गठबंधन के साथ नहीं होंगे तो वोट किसके कटेंगे। इसी दौर में जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथ लाने की जरूरत क्यों है और किस जाति के प्रभाव को साथ जोड़ने की जरूरत है, यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसी प्रक्रिया के भीतर टीडीपी के साथ समझौता हो या इस देश के अलग अलग हिस्सों में खेली गई उस राजनीति का हिस्सा हो जिस राजनीति के आश्रय बीजेपी अपने बूते नहीं बल्कि गठबंधन, साथी दल या फिर दूसरे राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ मचाकर साथ खड़े लोगों की पूरी कतार अपनी जीत सुनिश्चित करने की दिशा में वह लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हो। इसकी वजह क्या है? क्या वाकई मोदी सत्ता इतनी कमजोर है कि वह अपने बूते चल नहीं सकती है? मोदी गारंटी सिर्फ एक शब्द है और 400 पार सिर्फ एक नारा है, जबकि हकीकत में कुछ और है। तो आइए हकीकत में कुछ और है, आज इसको परखा जाए। और यह परखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हरियाणा के भीतर जिस मुख्यमंत्री के साथ संघर्ष के दिनों में दरी पर बैठकर, दरी पर सोकर संगठन को खड़ा किया हो देश के प्रधानमंत्री ने, और उस मुख्यमंत्री की पीठ कल ही थपथपाई हो यह कहकर कि बड़ा शानदार काम करते हैं, और उसी मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत 24 घंटे भी नहीं बीते कि आज सुबह से सुगबुगाहट शुरू हुई और पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेकर शाम 5 बजे शपथ दिला दी गई एक दूसरे व्यक्ति को। जो दूसरा शख्स है वह ओबीसी से आता है। पहला पाठ जहन में रखिएगा, जाति बहुत मायने रखेगी इस चुनाव में, और वह भी हर वो ओबीसी को लेकर सवाल जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष अपने तौर पर
जिस लिहाज से जाति जनगणना का सवाल खड़ा कर रहा है उसमें ओबीसी को बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है, तो फिर ओबीसी के जुड़े हुए नेता जो सांसद हैं उनको साथ लाकर, और उनको साथ लाकर ही नहीं बल्कि उनको मुख्यमंत्री बनाकर राजनीतिक तौर पर जो संदेश हरियाणा की जनता के भीतर बहुत साफ तौर पर दिया गया, उसका पहला मैसेज यह भी है कि अब हमें अपने वोट ना सिर्फ संभालने हैं बल्कि विपक्ष के वोट को बिगाड़ना भी है। इसीलिए जो जेजेपी है यानी जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला जिसके नेता, उनको एक झटके में अलग कर दिया गया, यह सोचते और जानते समझते हुए कि दरअसल इनका वोट बैंक जाट वोट बैंक है। फिर से जाति का सवाल आ गया। जाट वोट बैंक इस दौर में कांग्रेस के साथ खड़ा है और इस देश की सियासत ने कई मुद्दों के आश्रय यह सवाल तो बना ही दिया है कि जाट अब बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, खास तौर से हरियाणा में तो तय है। तो जाट वोट बैंक को संभाले हुए जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी या दुष्यंत चौटाला को अलग किया जाए और वो कांग्रेस से टकराते हुए नजर आए, यानी कांग्रेस के जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए 4.5 वर्ष तक जो शख्स साथ में गवर्नेंस चला रहा था, सरकार चला रहा था, अब वो वहां चला जाए और स्थिति को संभाले। जो स्क्रिप्ट लिखनी है लिख दी जाएगी कि उन्होंने 2 सीट मांगी, उस सीट को मांगने का कोई सवाल नहीं था, ऐसे में अलग करने की जरूरत थी। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 2024 का चुनाव 272 की लड़ाई है, यह जहन में रखिएगा। 272 मतलब बहुमत जो 272 सीटों का होता है, लड़ाई उसकी है। यह 400 पार या 370 की लड़ाई कतई नहीं है। तो एक एक सीट मायने रखेगा। तो विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जेजेपी को अलग किया जाए जिससे जाट वोट बैंक बट जाए और उससे सटा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर जयंत चौधरी को पहले साथ लाकर जाट वोट बैंक को अपने अनुकूल करने की परिस्थितियों को पैदा किया जाए। राजनीतिक तौर पर यह सबसे बड़ी गुगली होती है जिसमें किसी एक जाति को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता के आश्रय आप अलग अलग तरीके से सियासत की गेंद को फेंकते हैं, और यह गेंद फेंक दी गई। नायाब सिंह सैनी 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, ओबीसी से आते हैं। 96 में हरियाणा बीजेपी संगठन संभाला था। 2002 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने। 2005 में उसी अंबाला जिले में अध्यक्ष बन गए। 2012 में उसी अंबाला में जिलाध्यक्ष बन गए, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उसके बाद जिलाध्यक्ष बने। 2014 में एमएलए बने नारायणगढ़ से। 2016 में राज्य मंत्री बन गए खट्टर की सरकार में। 2019 में सांसद का चुनाव लड़ने गए कुरुक्षेत्र, अभी वह सांसद थे लेकिन आज सुबह उन्हें पता चला अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो शाम में उन्होंने शपथ भी ले ली। तस्वीर देख लीजिए। जेजेपी को अलग किया गया लेकिन सरकार नहीं गिरी। उनके 10 विधायक थे लेकिन आंकड़ों के लिहाज से 46 विधायक होने चाहिए और 41 विधायक बीजेपी के पास हैं और उसके बाहर 6 विधायक निर्दलीय हैं। इस दौर में कौन हिम्मत करेगा अगर बीजेपी कहेगी आपको हमें समर्थन करना और वो कहे हम समर्थन नहीं करेंगे। दरअसल इस दौर का खेल यह भी है कि हिसार से जो विधायक आते हैं वह कांग्रेस में चले गए और मान लिया बीजेपी ने अब जाट वोट हमको नहीं मिलेगा, तो विजेंद्र सिंह जैसे ही उधर गए वैसे ही यह खेल शुरू हो गया। और यह खेल पर्दे के पीछे बड़े तेजी से चला कि आपको अपना वोट बैंक संभालना भी है और विपक्ष में सेंध लगानी भी है। तो उत्तर प्रदेश उसके सटा हुआ है, राजनीतिक तौर पर वह थोड़ी अलग राजनीति को जीता है, तो वहां पर 2 नए किरदारों को इस दौर में लेकर आया गया। एक तरफ मायावती और दूसरी तरफ एआईएमआईएम। एआईएमआईएम उस जगह पर उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है जो एसपी जहां पर यानी समाजवादी पार्टी ताकतवर है। दूसरी तरफ मायावती अपने उम्मीदवारों को वहां वहां खड़ा करेगी जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर भी दिया गया। लेकिन सवाल यह नहीं कि मायावती लड़ रही है, सवाल यह है इस बार वह किसी दलित को टिकट नहीं दे रही है। अभी तक 4 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, चारों मुस्लिम हैं। पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद, अमरोहा से डॉक्टर मुशाहिद हुसैन, और माना जा रहा है तकरीबन 20 से 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को वो उतारेगी।
बड़ा संकट तो यही है कि उत्तर प्रदेश के भीतर अगर मुस्लिम एकजुट हो गया, यादव एकजुट हो गया, ओबीसी के वोट बैंक अगर एकजुट हो गए, तो उसके बाद कौन सा खेल बचा। इस खेल को बिगाड़ना भी है और अपने अनुकूल बनाना भी है। राजनीति के इस मिजाज के भीतर में हरियाणा के अंदर अगर टटोलिएगा तो ओबीसी का वोट बैंक बड़ा मायने रखता है। हालांकि जाट वोट बैंक वहां सबसे बड़ा है, लेकिन वो साथ नहीं है, तो वहां तो सेंध लग गई। लेकिन सवाल कोई भी पूछेगा, ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता चल रही है। क्या वाकई जमीन से पैर उखड़ तो नहीं रहे हैं बीजेपी के, या उसे यह डर समा तो नहीं रहा है। हमें लगता है इसके लिए थोड़ा सा पटरी आपको बदल लेना होगा। इससे पहले हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहां की सियासत पर लेटे, उससे पहले एक चीज जरा समझ लीजिए कि इस दौर के भीतर में जो अलग अलग मुद्दे इस दौर में कांग्रेस उठा रही है, और जहां जहां कांग्रेस को सीधे सामना बीजेपी से करना है, और कांग्रेस के अपने नायक के तौर पर राहुल गांधी जो 5 गारंटियों के साथ चल रहे हैं, जिसका जिक्र आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे को करना पड़ा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर कि कोई दुविधा ना रहे, उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर एक लकीर यह कहकर भी खींची कि जो 5 गारंटी है कांग्रेस की, दरअसल उसके भीतर का सच यह है कि इस देश के भीतर के 5 समुदाय यानी जातिगत जनगणना के साथ न्याय की गारंटी जुड़ी हुई है, जो जातियों को न्याय नहीं मिल पाता है। जो एमएसपी है वो किसानों की गारंटी देता है, जो युवा न्याय गारंटी है वो नौकरी की गारंटी देती है। और इन सब प्रक्रिया के भीतर पहली बार आदिवासी को भी लाया गया। आदिवासी को इसलिए लाया गया क्योंकि आदिवासी सीटों पर 2019 में सबसे ज्यादा नहीं बल्कि 2/3 से ज्यादा तो बीजेपी जीत गई थी। अब यह परिस्थिति है कि क्या वाकई बीजेपी को यह लगने लगा है कि अभी तक वह जिस चेहरे के आसरे, जिस गारंटी के आसरे और जिस गवर्नेंस और डबल इंजन के आसरे का जिक्र था, वह जमीनी तौर पर फेल तो नहीं हो चला है। क्योंकि अलग अलग तरीके से कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दे और जिन 195 सीटों पर सीधी टक्कर होनी है, 195 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल आमने सामने टकराना, और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर कोई मायने नहीं रखती है। उन जगहों पर अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो मुद्दे अगर राजनीतिक तौर पर पनपने लगेंगे, तो फिर राजनीति धरी की धरी रह जाएगी, जो जातियों के आसरे भी चलती है। और शायद इसीलिए हरियाणा की 10 सीटें भी मायने रखती है, क्योंकि वहां आमने सामने इस बार, पिछली बार भी ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने थी। हालांकि बीजेपी को 58% वोट मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 28-29% वोट मिले थे। जेजेपी के पास 6-7% रहे थे, चौटाला बाकी जो है उनके पास 3% वोट रहे होंगे, 3% मायावती के पास रहे होंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में यह चुनाव इसलिए नायाब है क्योंकि एक तरफ जातीय समीकरणों की तिकड़में है, और दूसरी तरफ जमीन के वह मुद्दे हैं जो पहली बार जातियों से हटकर सोचने को मजबूर हो रहे हैं। और यह मजबूरी कैसी, किस रूप में हो सकती है। हमें लगता है कि आज जब नंदुरबार में आदिवासी बहुल इलाके के भीतर राहुल गांधी की मौजूदगी थी, तो एक क्षण के लिए जरा सुनिए। आदिवासी और वनवासी, वनवासी का जिक्र बीजेपी करती है, आदिवासी कांग्रेस करती है। जंगल का जिक्र अपने तौर पर बीजेपी करती है, लेकिन अडानी का जिक्र कांग्रेस करती है। और राहुल गांधी बता रहे हैं कि जंगल कटेंगे, अडानी के पास चले जाएंगे और आदिवासी वनवासी हो जाएंगे। सुनिए जरा। सवाल कर सकता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के वक्त की जो भीड़ है वह वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी, और सामान्य तौर पर होती ही नहीं है, तो फिर बीजेपी को चिंता करने की क्या बात है। असल सवाल यही है कि हरियाणा में सत्ता बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। असल सवाल यही है कि यह प्रयोग गुजरात में रूपाणी को हटाकर क्यों करना पड़ा। असल सवाल यही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 3 बीजेपी के कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर बिल्कुल नए विधायकों को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में दिल्ली क्यों आ गई। सवाल यही है कि फडणवीस तक को साइडलाइन करके महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। सवाल यही है कि उत्तराखंड में भी कैसे धामी मुख्यमंत्री एक झटके में बना दिए गए, और कैसे अब मनोहर लाल खट्टर एक झटके में, जब 10 वर्ष पूरे होने को उनके मुख्यमंत्री पद के होने वाले हैं, उस दौर में उनको एक झटके में दरकिनार किया गया और सिर्फ वह कुर्सी पर बैठकर देखते रहे क्या हो रहा है। इस नजारे का मतलब क्या है। तो क्या यह एक राजनीति है, यह एक रणनीति है, यह सियासत के पन्ने हैं, या फिर यह एक ब्लाइंड खेल है।
राजनीति के इस ब्लाइंड खेल को बहुत ही ताकत और शिद्दत के साथ बीजेपी लगातार खेल रही है। किसी भी राज्य के भीतर जब जनता सत्ता विरोधी रुख को अपना ले तो वहां की पूरी सियासत को दिल्ली पलट देती है। यह किसी को भी समझ में आ सकता है, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता देती है वह कहीं से भी ताकतवर होना नहीं चाहिए। मसलन आज ही जब हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो जरा कल्पना कीजिए कि कुछ दिनों पहले ही जब हरियाणा में पार्षद का चुनाव हो रहा था तो अंबाला के पार्षद पद का चुनाव लड़ते हुए सांसद की बेटी, सांसद की पत्नी यानी सैनी साहब की पत्नी जो थी वह सुमन सैनी चुनाव लड़ती हैं और वो हार जाती है। हारती ही नहीं है बल्कि अंबाला के वार्ड नंबर 4 जिला पार्षद के चुनाव में सांसद की पत्नी चौथे नंबर पर आती। और सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या यह सैनी के आश्रय चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली को अपने कमांड में हर वो चीज चाहिए जो नए सिरे से वो बच सकती हो, और राजनीतिक तौर पर यह राजनीतिक प्रयोग दिल्ली को वो ताकत देता है कि अब वो कोई भी फेरबदल इस देश के किसी भी राज्य में कर सकती है और वहां के किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी ताकत नहीं कि वह कुछ सवालों को भी खड़ा कर सके। लेकिन कोई भी कहेगा अगर जीत पक्की है एक चेहरे के आसरे, तो फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि इस दौर में खट्टर गवर्नेंस की पहचान प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी। मुश्किल यह है कि चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे इस देश के तमाम नेताओं की फहरिस्त जो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में रही, उनकी परिस्थितियों को अगर परखिएगा तो झटके में आप देखिएगा एक सेंट्रलाइज फॉर्म खड़ा हो गया है जिसमें ग्राउंड जीरो पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी को उन्हीं की ताकत के इर्द गिर्द पूरा चुनाव को लड़ना है। यानी कोई भी शख्स इस रूप में उभर नहीं सकता है राजनीतिक तौर पर जहां वो सोचे कि उसके बूते जीत मिल रही है। आप कहेंगे इसमें भी क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जीत मिल रही है तो क्या दिक्कत है? अब सवाल जो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है कि अगर 272 के आंकड़े को छूने भर के लिए इतनी मशक्कत राज्य दर राज्य करने की जरूरत पड़ चुकी है, एक तरफ 400 पार का नारा है और दूसरी तरफ यह मानकर चला जा रहा है कि मंत्रिमंडल भी ऐसा बनाइए जिससे कि हर जाति विशेष को लगे कि उसकी भागीदारी उसमें हो गई। क्योंकि आज भी जब शपथ दिलाई गई तो हालांकि उसमें पुराने मंत्री थे लेकिन उसमें 2 जाट थे, रणजीत सिंह चौटाला जो देवीलाल के बेटे हैं, दूसरे थे जेपी दलाल, यह भी जाट है, फिर मूलचंद शर्मा ये ब्राह्मण हैं, कंवर सिंह गुज्जर ये गुज्जर समाज से आते। इस तरीके से बांटा गया कि जातीय समीकरण अधूरा ना पड़े। असल सवाल जिसकी नब्ज को आप पकड़ना चाह रहे हैं वो ये है कि 272 का आंकड़ा अगर बीजेपी ना छू पाए तो इस देश के भीतर के किसी भी प्रांत विशेष से या दिल्ली में बैठे कोई भी कद्दावर नेता यह कहने की स्थिति में ना आ पाए कि दरअसल हम ये सोचते थे और अब हम सामने आ सकते हैं। और समर्थन की जरूरत पड़े तो बाहर से कोई समर्थन आए, उसमें अगर कोई अल्टरनेटिव नाम ना उभर कर आए, अगर नाम भी उभरे, चाहे वो बीजेपी और संघ की बैठक 272 के नीचे आने के बाद ही क्यों ना हो रही हो, उसमें भी निर्णय एक ही शख्स ले। यानी सत्ता को बनाए रखने की जद्दोजहद और सत्ता गंवाने के बाद भी ताकत अपने हाथ में रखने की रणनीति, इन दो परिस्थितियों के बीच राज्य दर राज्य की राजनीति और बदलते हुए समीकरणों में अपनी राजनीति साधने के तरीकों की उम्र क्या 10 साल के बाद पुरानी पड़ चुकी है, इसका एहसास दिल्ली की सत्ता को हो गया है? यह सवाल बीजेपी के भीतर का है। इसीलिए हरियाणा में अनिल विज आज रूठ गए। जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था वो अपने पोते को खिला रहे थे अपने घर में सोफे पर बैठकर, जो अंबाला में मौजूद थे। अभी तक कोई रूठता नहीं था, पहली बार कोई रूठा भी है। और जो बैठक हो रही थी जिसमें नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद बड़े गुस्से और तेवर के साथ निकले थे विज और अपनी गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी ना कहें बल्कि सरकारी गाड़ी नहीं थी वो किसी दूसरे की गाड़ी थी या उनकी गाड़ी थी, उसमें बैठे और निकलकर और फिर उसके बाद खुद चलाते हुए अंबाला पहुंच गए अपने घर। और यहां इंतजार हो रहा था कि वो आएंगे और बाकायदा मंच पर 4 कुर्सियां भी लग गई कि एक पर मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे पर डिप्टी सीएम अनिल विज की मौजूदगी होगी और बाकी एक पे राज्यपाल होंगे और एक पे मुख्यमंत्री होंगे। एक कुर्सी हटानी पड़ी, वो नहीं आए। तो बीजेपी के भीतर का शोर राजनीतिक तौर पर दिल्ली को चुनौती देने की स्थिति में तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बुलबुले के समान है। सवाल सिर्फ इतना है
कि अगर यह गारंटी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर समा चुकी है, तब तो यह बुलबुला कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर इस तरीके के राजनीतिक प्रयोग बुलबुले की शक्ल में अब अलग अलग जगहों से निकलने लगेंगे, तब क्या होगा? क्योंकि बीजेपी को जरूरत बीजेपी से ज्यादा मायावती की है, ओवैसी की है, जयंत चौधरी की है, नीतीश कुमार की है, एकनाथ शिंदे की है, अजीत पवार की है, चंद्रबाबू नायडू की है। एक लंबी फेरिस्त है। इस फेरिस्त के भीतर अगर समाइएगा तो और भी आते चले जाएंगे। वो राजभर भी हो सकते हैं, वो अपना दल भी हो सकता है, वो चिराग पासवान भी हो सकते हैं, वो जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं। एक बड़ी लंबी कतार है ये। यानी बीजेपी जीत जाए, इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता और नेता उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है इस देश के भीतर में, तो उसको बदल डालो और नई सियासत साधने के लिए नई परिस्थिति में नई विचारधारा, नए लोग जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के, उनको साथ ले आकर खड़ा कर दो। जनता हिचकोले खाती रहेगी और हम चुनाव जीत जाएंगे। राजनीति का यह पाठ किसी जुए के समान है जिसमें ब्लाइंड खेला जाता है, लेकिन ब्लाइंड खेलने वाले की आंखों में बड़ी गजब की ताकत होती है और वो कभी भी मिचमिचाती नहीं है वहां, और कहता है कि यही तो गारंटी है। ब्लाइंड इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि पता है हमको पत्तों में क्या है। और ये ब्लाइंड 400 पार का यह देश देख भी रहा है, सुन भी रहा है। आप सिर्फ समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।